अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू आवर वेरी स्पेशल प्रोग्राम। आपके सामने एक दफ़ा फिर हाज़िर खिदमत हैं। T20 वर्ल्ड कप का आगाज़ हो चुका है और मैचेस का सिलसिला भी जारी है। गुज़िश्ता रोज़ बड़ी तफसील से बात हुई है होने वाले मैचेस के हवाले से, ख़ास तौर पे स्कॉटलैंड का जो मैच था अगेंस्ट बांग्लादेश, बड़ा एक्साइटिंग मैच था। आज का दिन का भी आगाज़ बड़ा ज़बरदस्त हुआ है और स्टार्ट से ही जो मैचेस हैं बड़े ज़बरदस्त रहे। और हमारे लिए सबसे अच्छी बात यह है कि पाकिस्तान ने जो टूर्नामेंट का आगाज़ है वो जीत के साथ किया। वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट प्रैक्टिस मैच खेला, बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंसेस दी हैं, ऑलराउंड परफॉर्मेंसेस नज़र आई हैं और एक टीम वन यूनिट नज़र आई है जिसके हवाले से हम काफ़ी देर से बात कर रहे थे। बहरहाल जी, आज बड़ी तफसील से गुफ्तगू होगी इन तमाम मैचेस के हवाले से, होने वाले जितने भी, ख़ास तौर पे जो हम सबसे इंपॉर्टेंट मैच हमारे लिए था, हमारी बड़ी अच्छी प्रैक्टिस उसमें रही है वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट, जो कि डिफेंडिंग चैम्पियंस भी हैं। बआसानी पाकिस्तान ने उनको शिकस्त दी। और आई रिमेंबर कि 92 का वर्ल्ड कप जब हुआ था, पाकिस्तान का जो पहला मैच था अगेंस्ट वेस्ट इंडीज़, वो पाकिस्तान कभी भुला नहीं सकता। और 10 विकेटों से बड़ी ख़तरनाक शिकस्त जो है पाकिस्तान को हुई थी, लेकिन उसके बाद से सूरत हाल पाकिस्तान के फेवर में रही है और पाकिस्तान ने हमेशा वर्ल्ड कप के अंदर फिर वेस्ट इंडीज़ को हमेशा से टफ टाइम दिया। तो बहरहाल इस तरह पाकिस्तान ने एक जीत के साथ आगाज़ किया और इसमें सबसे ख़ास बात बाबर आजम जो हमारे स्टार बैट्समैन हैं, उनकी ज़बरदस्त इनिंग से हुआ। बहरहाल आज इस हवाले से भी हमने बात करनी है, प्लेइंग 11 के हवाले से भी बात करेंगे और अगेन सबसे मुश्किल काम ये होता है कि जो विनिंग कॉम्बिनेशन है, क्या उसको आगे चेंज किया जाएगा। इट्स अ वेरी बिग क्वेश्चन, इसके ऊपर भी बात करेंगे। साथ साथ जी बात होगी कुछ हमारे स्पॉन्सर्स के हवाले से। स्पॉन्सर्स हमारे कहते हैं कि जनाब, वक्त बदल रहा है और इंसान की जो लाइफ है उसमें बड़ी तेज़ी से तब्दीली आ रही है, हर कोई बेटरमेंट की तरफ जा रहा है और ऐसे ही हर शख्स जो है वो आसानी जो है वो तलाश कर रहा है। अभी आसानी ज़िंदगी में कैसे पैदा हो, ये ज़रा समझना ज़रूरी है। तो बहुत सारे लोगों से इस बारे में उनकी राय जानने की कोशिश करेंगे कि वो क्या सोचते हैं। ख़ास तौर पे ये मोबाइल फ़ोन का जो यूसेज है, आप देख रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। इसमें सबसे जो स्मार्ट पैकेज है वो जैज़ का है और जैज़ पाकिस्तान का सबसे बड़ा नेटवर्क है, सबसे बड़ा कस्टमर बेस जैज़ का है। जैज़ ये पूछता है कि क्या आपको पता है कि एक पोस्टपेड कनेक्शन क्या होता है? सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है। उसके बाद जैज़ गोल्ड से आपके जहन में क्या ख्याल आता है? आपको एक महीने में अपना पोस्ट पेड पैकेज कितनी दफ़ा रिचार्ज करवाना पड़ेगा? दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगेन, इमरजेंसी की सूरत में पोस्ट पेड कनेक्शन आपको किस तरह फ़ायदा दे सकता है? ठीक है जी, ये आवाम से एक सवाल है हमारा। उसके बाद जस्ट गोल्ड के रेट्स कितने अफोर्डेबल हैं? ये जो 699 का पैकेज है, इससे आपको 683 रुपीज़ में 5 GB डाटा, इसके अलावा 3000 जैस मिनट्स और SMS 200 इसमें अदर नेटवर्क के ऊपर आपको जो है वो मिनट्स मिल सकते हैं। तो ये इसका सबसे बड़ा फ़ायदा है। ये हमारे स्पॉन्सर्स का मैसेज। बहरहाल जी, आज बात होगी कुछ मैचेस के हवाले से और आज के जो स्टार परफॉर्मर्स हैं उनको अपने इस प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले वेलकम करूंगा हमारे जो यहाँ पर मौजूद मेहमान हैं उनको। आज के जो हमारे मेहमान हैं क्रिकेट एक्सपर्ट हैं, क्रिकेट एनालिस्ट हैं और सबसे अच्छी बात यह कि हम PSL में और जितनी भी दीगर ट्रांसमिशन रही है, फ्यूचर जो फोरकास्ट होती है वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है कि कौन सा प्लेयर किधर परफॉर्म कर सकता है, कि उसमें कितना पोटेंशियल है, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। हमारे जो क्रिकेटिंग एक्सपर्ट हैं जमील अहमद खान साहब हमारे साथ आज यहाँ पर मौजूद हैं। सबसे पहले उनको वेलकम करूँगा। थैंक यू सो वेरी मच जमील भाई, आपने प्रोग्राम में हमें वक्त दिया। दूसरे हमारे एक और बड़े ख़ास मेहमान, गुज़िश्ता रोज़ भी आपने उन्हें देखा और इंशाल्लाह थ्रू आउट दी ट्रांसमिशन, जब तक वर्ल्ड कप का फाइनल नहीं हो जाता, आप उन्हें हमारे साथ देखेंगे। ब्रॉडकास्टर हैं, टेक्निकल एनालिस्ट हैं, इसके अलावा बड़ा ज़बरदस्त तज्ज़िया और तबसरा करते हैं जनाब मुनीर उल हक साहब, एक दफ़ा फिर हमारे साथ मौजूद है, उन्हें भी वेलकम। मुनीर भाई, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में। मुनीर भाई, बिला ताखिर सबसे पहले आज के मैच के हवाले से बात करेंगे। जैसे मैंने कहा कि 92 की बड़ी तल्ख़ यादें टूर्नामेंट के आगाज़ में थीं और कभी कोई नहीं सोच सकता था कि पाकिस्तान जो है वो वर्ल्ड चैम्पियन बनेगा 10 विकेटों से हारने के बाद। लेकिन उसके बाद वेस्ट इंडीज़ को जब भी पाकिस्तान का सामना करना पड़ा, पाकिस्तान ने हमेशा टफ टाइम दिया। आपको याद होगा 2011 के वर्ल्ड कप में भी और उसके बाद भी, और आज भी जो स्टार्ट हुआ है वो अच्छा ये हुआ कि डिफेंडिंग चैंपियन को आपने हरा दिया। दो के एक बहुत हल्का फुल्का सा मैच था, लेकिन एक साइकोलॉजिकल एक एडवांटेज आपको मिल गया। इस मैच के ऊपर मैं चाहूँगा पहले आप तबसरा कीजिए ज़रा। नहीं, बहुत मैं समझता हूँ कि आउट क्लास कर दिया यस, वेस्ट इंडीज़ को। जो मैं समझता हूँ कि जिस अंदाज में आज पाकिस्तान खेला है, यस, तो ऐसी तवक्कुआत हम पाकिस्तानी टीम से कर रहे थे। क्योंकि जब पाकिस्तानी टीम अनाउंस हुई तो बहुत मायूसी थी, लेकिन बाद में 2-3 लड़के आने के बाद जो है ना, जी, अब टीम काफ़ी बैलेंस नज़र आ रही है। यस, तो वेस्ट इंडीज़ को आपको पता है, हम अब वेस्ट इंडीज़ के टूर पे गए थे, तो वहाँ पे भी हमने उनको जी, एक T20 में शिकस्त दी थी और आगे मैचेस नहीं हो सके थे मौसम की वजह से, मौसम की ख़राबी की वजह से।
और आज भी जो असल में इम्पॉर्टेंट बात यह है कि बाबर आजम से तो सभी तवक्को करते हैं। यस। फ़खर जमान ने भी 46 कर दी है। तो हम ये समझ लें कि जो हमारी जो असल जो हमारा जो है वो है ना, वो है हमारी बैटिंग। क्योंकि बॉलिंग तो हमारे 12 लीग 2-3 अच्छे स्पिनर हैं, फिर 2-3 फास्ट बॉलर हैं, तो हमारी हो ही जाती है। लेकिन आज जिस अंदाज में पाकिस्तान खेला है, तो ये अगर सूरत हाल बरकरार रखी इसने, तो मैं समझता हूँ कि आप अभी एक मैच इसका और बाकी है प्रैक्टिस मैच, तो वो भी इसी अंदाज में खेले, ताकि जब 23 तारीख से बाकायदा टूर्नामेंट का आगाज हो, तो फिर पाकिस्तानी टीम जो है ना, एक डिफरेंट टीम जो है ना नजर आए। क्योंकि देखें, जितने भी वर्ल्ड कप हुए हैं ना 2016 के बाद, तो अब नहीं हुआ अब तक, लेकिन इन 4-5 सालों के अंदर टीमें, दूसरी टीमें भी बहुत बेहतर हो गई हैं। गो के वेस्ट इंडीज 2 बार जीता है, लेकिन ये कि अब टीमें जो है ना बहुत बेहतर हो गई हैं, और ये जो वर्ल्ड कप के अंदर आपको ना बहुत दिलचस्प मुकाबले देखने को मिलेंगे। बिल्कुल ऐसा ही, और उसकी घंटी कल बज चुकी है। स्कॉटलैंड ने उसकी इब्तिदा कर दी है और उसके बाद वो सिलसिला जारी है। बहुत सारे आज बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंसेज रही हैं, उसके बारे में बाद में बात करेंगे, लेकिन पहले थोड़ी सी अपनी टीम की परफॉर्मेंस के हवाले से बात कर लें। सीनियर प्लेयर्स के ऊपर बड़ी नजरें थीं और बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस हैं, लेकिन थोड़ा सा आज जो है वो बजर जो है वो बजा था थोड़ी देर के लिए। क्या कहेंगे इसके ऊपर? देखिए, आज सबसे पहले तो ये है कि पाकिस्तान मैच जीता है, ये बड़ी खुशी की बात है। ऑल्दो इट्स अ वार्म अप मैच, लेकिन वार्म अप मैच में जो पाकिस्तान को ज़रूरत थी, अपनी प्लेइंग 11 को तलाश कर रहे थे, कौन से 11 खिलाड़ी हमें उस बड़े मुकाबले के लिए रखें जो पाकिस्तान इंडिया के दरमियान है। तो उसमें एटलीस्ट हमें वन डाउन में फ़खर जमान जिस तरह बैटिंग की है, अब ये लगता है कि फ़खर जमान वन डाउन पोजीशन पर ही उनको आजमाना था, और उनको आजमाया, और उन्होंने 24 गेंदों पर 46 रन बना दिए, तो बहुत अच्छी बैटिंग कर दी। अब ज़ाहिर है वहाँ तक बैटिंग आई, उसके बाद बैटिंग आई नहीं। अभी ये नहीं पता कि आसिफ अली और उनका हैदर अली का इम्तहान है, उन दोनों में से किसी एक को खिलाया जाएगा उस पोजीशन पर, पावर हिटर होने के नाते। तो देखते हैं कि अगले मैच में अगर उनको मौका मिलता है तो क्या पोजीशन रहती है। लेकिन शुरू के 5 बैट्समैन जो हैं वो तो मुझे लग रहा है कि अब हमने सेट कर लिए, क्योंकि हफीज़ भी खेलेंगे और शुएब मलिक भी खेलेंगे। अब एक 6 नंबर का इशू है, हैदर अली खेलते हैं, आसिफ अली खेलते हैं, उसके बाद भी आप पता है शादाब, इमाद और फिर 3 फास्ट बॉलर। अब कभी कभी हो जाता है, आज फास्ट बॉलर के साथ हमारे भी एक हो गया, हारिस रऊफ की 5 गेंदों पर 5 चौके लग गए, आखिरी गेंद पर उन्होंने बोल्ड कर दिया कैरन पोलार्ड को। तो कैरन पोलार्ड तो ऐसे बैट्समैन है कि उनकी लपेट में कोई आ जाए वो किसी को नहीं छोड़ते। अभी उन्होंने श्रीलंका के एक बॉलर को T20 इंटरनेशनल में 6 गेंदों पर 6 छक्के लगा दिए, तो ये उनका खासा है। तो वो बहरहाल आज वो थे, 2 ओवर अच्छे किए थे उन्होंने, आखिरी ओवर में उन्होंने फिर 20 रन दे दिए, उनकी पिटाई हुई। ओवरऑल इस मैच की अगर तज्जिया करें, देखिए एक तो टॉस जीता वेस्ट इंडीज़ ने, खुद बैटिंग का फैसला किया, अच्छी बैटिंग नहीं कर सके वो। अर्नेस्ट रेंटल के शैमरॉन हेटमायर ने कुछ बैटिंग की और बाद में कैरन पोलार्ड ने थोड़ा सा स्कोर किया। मैंने ऐसा लग रहा था कि एक मौके पर 110 तक इनका स्कोर हो सकेगा, उससे ज़्यादा ही नहीं जाएंगे। अच्छा, जब पाकिस्तानी टीम किसी टीम को जल्दी आउट कर लेती है ना यासिर, तो ये भी थोड़ा सा रिलैक्स हो जाते हैं, पैनिक होने लगते हैं। बस चला जी 130 है तो आपके भी 50 पर 6 आउट हो गए या 50 पर 4 आउट हो गए। जो अच्छी चीज़ ये है कि आगाज़ भी अच्छा था, बीच में भी इत्मीनान था, और इत्मीनान से खेलते हुए इन्होंने 27 गेंद पहले टारगेट पूरा कर लिया। तो हर लिहाज से अच्छा है, जब हम अच्छा खेलते हैं हमारी अपनी टीम में बड़ी खुशी होती है, तारीफ भी करने का दिल चाहता है, बुराइयाँ कम निकलती हैं, खामियाँ कम निकलती हैं। तो आज तो पाकिस्तान का दिन था। अगर वार्म अप के हवाले से बात करें, क्योंकि अपने डिफेंडिंग चैंपियन को हराया है, डिफेंडिंग चैंपियन को हराने का मतलब जाहिर है वो टीम भी जो सबसे खतरनाक टीम तस्वीर की जाती है, अनप्रेडिक्टेबल के साथ साथ वेरी वेरी डेंजरस साइड। तो अब उसको आपने हरा दिया। क्रिस गेल भी आज खेल रहे थे, 20 रन उन्होंने बनाए, लेकिन वो चीज़ नज़र नहीं आ रही है। तो अभी उनको भी कुछ इश्यूज़ हैं, लेकिन बहरहाल पाकिस्तान के लिए अच्छा ये है कि पाकिस्तान ने मैच जीत लिया, अच्छा खेल लिया, और अब हमें परसों का इंतजार है साउथ अफ्रीका के खिलाफ, उसके बाद तो फिर बड़ा मैच होगा। जमील भाई, ओवरहेड कंडीशंस के बारे में क्या कहेंगे? सपोर्टिव थी, क्योंकि कल थोड़ी सी हमें मुश्किल नज़र आ रही थी। उसकी वजह तो चले समझ में आती थी कि नई विकेट थी, थोड़ा सा वेदर का भी वो होता है मसला। तो अब क्या समझ में आ रहा है कि जैसे जैसे टाइम गुजरता है चीज़ें बेहतर होती जाएंगी, प्लेयर्स भी एडजस्ट होते जाएंगे कंडीशंस के अंदर, तो ये भी ज़रूरी है कि कंडीशंस के अंदर जाके एडजस्ट हो जाए। आपका क्या ख्याल है? हाँ, नहीं, मेरे ख्याल में तो जो जितनी भी टीमें हैं उनको इतने अच्छे मौके मिल जाएंगे जो यानी कि 23 तारीख से पहले कि वो टीमों को एडजस्ट हो जाना चाहिए। अच्छा, इसमें बहुत सारे प्लेयर ऐसे भी हैं कि जो IPL भी खेल रहे थे, तो वो चूंकि यहीं पर खेल रहे थे इन्हीं विकेटों पर से, तो उनको भी यकीनन फ़ायदा होगा। अच्छा, पाकिस्तान ने भी अपनी क्रिकेट, बहुत ज़्यादा क्रिकेट जो है ना 9-10 साल में वहाँ पर जो है ना समझे उसका होम ग्राउंड ही तस्वुर किया जाता, तो वहाँ पर खेली है। तो मैं ये समझता हूँ कि तमाम जो टीमें हैं ना, उन्होंने अपनी तैयारियाँ जो है वो वहाँ की जो विकेटें हैं उनको देख कर की है। तो हम ये नहीं कह सकते कि मतलब ये कि क्या कहते हैं ना, किसी टीम की कोई
देखिए 6-7 टीमें ऐसी हैं, मैं आपको बता रहा हूँ यात्री, पहली मर्तबा जो है ना ऐसा लग रहा है कि कोई भी टीम वर्ल्ड कप जीत सकती है। मतलब आप ये नहीं कह सकते कि यार ये 2 फेवरेट हैं या एक फेवरेट है, क्योंकि जिस टीम को भी आप अगर देखेंगे ना, आप इंडिया को देखें, आप इंग्लैंड को देखें, आप न्यूजीलैंड को देखें और आप पाकिस्तान को देखें, आप जो है क्या कहते हैं वेस्ट इंडीज को हम जो है ना मतलब कमजोर हरीफ तस्वुर नहीं कर सकते। वेस्ट इंडीज तो मतलब उसमें जितने अच्छे पावर हिटर है ना वो शायद किसी के पास नहीं है। तो इसलिए हम जो है ना, ठीक है आज का मैच वो हार जरूर गए, लेकिन आने वाले जो उसके अंदर जो है ना वो सबको बहुत टफ टाइम देगा। जाहिर है डिफेंडिंग चैंपियन भी है, फिर 2 T20 उसने जीते हुए भी हैं। तो इस लिहाज से जो ना मैं ये समझता हूँ कि जो आने वाले जो मैचेस हैं और खासतौर पर 23 तारीख के बाद जो शुरू होंगे मैचेस, वो जो है ना बहुत एक्साइटिंग होंगे। और जो देखें ये जो शुरू अभी जो हम 4-4 टीमों का जो ग्रुप है, बाकी अभी 2-2 टीमें ग्रुप है और ग्रुप बी से आनी है ना, लेकिन यही जो 8 टीमें हैं ये टीमें जो ना बहुत वो हैं। चले हम मैं समझता हूँ कि अफगानिस्तान को हम उसमें नहीं लेते, अफगानिस्तान को कोई भी बड़ा अपसेट कर सकती है क्योंकि जिस तरह की वो टीम है। लेकिन जो बकिया जितनी भी टीम है, तो मैं आपसे जो कह रहा हूँ ना कि कोई भी टीम जो है ना किसी टीम को भी हराने की सलाहियत रखती है। किसी का भी हो सकता है, जो भी परफॉर्म करेगा वो जीत सकता है। अच्छा, अगर मजीद भी कुछ बात करनी है इस मैच के हवाले से, हमें जैसे आपने कहा कि जब मैच जीत जाते हैं तो हमें अच्छाइयाँ ज़्यादा नज़र आती हैं और खामियाँ हमारी छुप जाती हैं। अगेन हमें एक बात करनी होगी, जो सीनियर प्लेयर हैं, जो सीजनल प्लेयर हैं, जो मोस्ट एक्सपीरियंस प्लेयर हैं, जो सबसे ज़्यादा मैचेस में जिनकी अपीयरेंस है, उनके हवाले से हमें बात करना इसलिए ज़रूरी है कि आगे जाकर एक बड़ा इंपॉर्टेंट मैच है, उसके हवाले से हमें बात करनी है। एक छोटी सी ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक लेके वापस आते हैं, डिस्कशन हमारी जारी रहेगी। आप देखते रहे हमारा स्पेशल प्रोग्राम। फिर आपको वेलकम करेंगे और प्रोग्राम में ब्रेक पे जाने से पहले जी हमारी गुफ्तगू जारी थी, बात हो रही थी आज के मैचेस के हवाले से। जो स्टार्ट था पाकिस्तानी टीम का, बड़ा अच्छा स्टार्ट हुआ और इससे पहले हम ये गुफ्तगू कर रहे थे कि जीतने के बाद बहुत सारी जो खामियां हैं वो छुप जाती हैं। बात होगी अब कुछ सीनियर प्लेयर्स के हवाले से। मुनीर भाई ये फरमाइए, जो सीनियर प्लेयर्स हैं उनके ऊपर ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इतना एक्सपीरियंस शायद और किसी के पास हो T20 का। हफीज़ भी अब तो माशाल्लाह 41 के हो गए हैं, शोएब मलिक भी सीनियर हैं, इतना ज़्यादा एक्सपोजर उनके पास है। तो इन मैचेस के अंदर हम ये सोच रहे हैं कि सबसे ज़्यादा जिनको परफॉर्म करना है, जिनको जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, वो ये 2 प्लेयर्स हैं। इनके हवाले से क्या कहेंगे आप? देखिए मेरा ख्याल ये कि दोनों अगर खेलेंगे ना तो इससे साइकोलॉजिकल फ़ायदा मिलेगा और जो ओपोनेंट है ना इंडिया, वो थोड़ा सा प्रेशर में आएगा। बिकॉज के हफीज़ और मलिक का जो एक्सपीरियंस है, चाहे वो बॉलिंग में हो, चाहे बैटिंग में हो, चाहे फील्डिंग में हो, तीनों में सुपर फिट भी हैं तीनों। आज नहीं चल सके हफीज़, पहली गेंद पर आउट हो गए, हो जाता है ऐसा, लेकिन मलिक ने तो थोड़ी सी बैटिंग कर दी। तो मेरा ख्याल है दोनों के, एक ने 116 T20 खेले, एक ने 113 T20 खेले, 2,500 रन बनाए हैं, विकेटें भी बहुत ली हैं इन्होंने। सबसे एक्सपीरियंस दुनिया के अगर एक्सपीरियंस प्लेयर की बात करें तो उनमें इनका शुमार होता है। तो उसमें कोई शक नहीं है कि उनका प्रेजेंस जो है ना टीम में वो बहुत ज़रूरी है। और हफीज़ भी चलते हैं, जब चलते हैं तो बहुत अच्छे चलते हैं। मलिक को चलना पड़ेगा, हफीज़ को शुरू के ओवर्स में बहुत देखभाल से ओवर कराने होंगे, इमाद वसीम से भी ओवर कराने होंगे, ताकि पाकिस्तान को अर्ली थोड़ा सा जो एक प्रेशर होता है बॉलिंग का वो मिल जाए। तो सीनियर प्लेयर की तो देखें बहुत ज़रूरत है। अब तीसरे सीनियर प्लेयर आपके पास सरफराज अहमद हैं, शायद उनको मौका ना मिले, लेकिन आगे जो छोटी टीमें हैं या जो टीमें स्पिनर्स जहां ज़्यादा हैं वहां पर सरफराज को आप 6ठे नंबर पर खिला सकते हैं, उसमें कोई ऐसा वो नहीं है। बाकी फिर आपके पास बाबर आजम है, एंड देन आपके पास रिजवान है। रिजवान की भी कुछ मैं देख रहा था थोड़ी सी फॉर्म, क्योंकि उनकी इंजरी के हवाले से भी पिछले दिनों थोड़ी सी बात चली थी और मुझे कुछ फ़ोन भी आए थे पड़ोसी मुल्क से कि भाई इनकी इंजरी क्या सीरियस है। तो ऐसा नहीं है, खेल रहे हैं, लेकिन फॉर्म थोड़ा सा मेरा ख्याल एकदम रोज़ में मैच में बेहतर हो जाएगा, बड़े प्लेयर हैं। तो ऑल इन ऑल यार देखें, पाकिस्तान को जज्बे की ज़रूरत है, जीत के लिए जाना चाहिए। कल भी हम बात कर रहे थे फेयरलेस क्रिकेट की। आज मैंने देखा कि इंडिया के 2 बैट्समैन बड़ा फेयरलेस खेल रहे थे, KL राहुल और किशन।
और शुरू के 3 ओवर तक कुछ भी रन नहीं थे, शायद 15 रन भी नहीं थे, लेकिन उसके बाद जो उन्होंने मारना शुरू किया, एक ओवर में 24-24 रन भी बने हैं उनके। एवन आदिल रशीद जो नॉर्मली स्पिनर है, इतने पिटते नहीं है, उनकी भी बड़ी पिटाई लगाई है। और क्रिस वोक्स की भी एक ओवर में 20 से ज़्यादा रन बनाए हैं। तो ईशान किशन भी बहुत अच्छा खेले और बिल्कुल फेयरलेस, बिल्कुल इत्मीनान से खेल रहे थे। हालांकि जिस जगह बैटिंग बहुत परफेक्ट बैटिंग विकेट थी, लेकिन उसके बावजूद 189 रन का जो टारगेट होता है उसका एक प्रेशर होता है, लेकिन बहुत बहुत अच्छा खेल रहे थे। इसी तरह से हमें भी खेलने की ज़रूरत है, खौफ से हट के अपना नेचुरल गेम। जाते ही जो हम पैनिक हो जाते हैं ना, एकदम से अचानक से पता नहीं क्या हो जाता है, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है, ये बिल्कुल ठीक बात हुई है। कल भी हमने इसके ऊपर बात की जमील भाई के हमारे पास वो प्लेयर्स कम है जो फेयरलेस क्रिकेट खेलें। स्पीकिंग ऑफ रिजवान अहमद, खेलते हैं फेयरलेस क्रिकेट लेकिन बड़े इम्पेशेंट नज़र आ रहे हैं। क्या वाकई T20 इतना छोटा फॉर्मेट है कि जिसके अंदर इतनी तेज़ी दिखाई जाए कि हर बॉल डाउन द ट्रैक आकर मारने की कोशिश की जाए? ये तो शुरू दिन से हम डिस्कस कर रहे हैं, इसको आपके ख्याल में अब ओवरकम नहीं करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। और देखें, बात यह है कि 120 गेंदें होती हैं जी, तो आप अगर जैसे अभी मुनीर भाई ने बताया, जैसे जिस तरह आज इंडिया ने चेस किया है ना, तो हमें भी जो है ना मतलब इतना दबाव नहीं लेना चाहिए भाई। अगर 2-3 ओवर के अंदर आप 6-7 रन के एवरेज से भी खेलते हैं और विकेट रीड कर लेते हैं, उसके बाद जो है ना शॉट देखें, किसी में 18 भी आएंगे, किसी में 16 भी आएंगे, किसी में 12 भी आएंगे। भी बात हो रही थी। नहीं, अब तो ये आम सी बात है। बिल्कुल ठीक है। देखिए 5 ओवर में 70 रन बनाना बिल्कुल आम, मतलब अब वो नहीं रहा कि नहीं यार ये नहीं हो सकते। अगर 50 रन चाहिए और 4 ओवर हैं तो वो भी जो है ना बनते हैं। T20 क्रिकेट अब इतनी फास्ट हो गई है, इसलिए जो है ना हमें, जो अभी आप एक बात कर रहे थे ना सीनियर प्लेयर्स की, देखें हफीज जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है। और शुएब मलिक के अंदर जो क्वालिटी है ना, वो ये क्वालिटी है कि वो हर तरह की सिचुएशन में खेल सकते हैं। मतलब अगर ओवर कम है तो भी उनको बड़े शॉट भी मार सकते हैं, टीम अगर फंसी हुई है, लगी हुई है, तो वो जाके ना टीम को निकाल भी सकते हैं। ये जो है ना, ये बड़ा मतलब इन दोनों का रोल जो है ना बहुत अहम होगा। खास तौर पर देखिए हफीज जो है ना, हफीज T20 में जिस अंदाज में खेलते हैं, जो उनका स्ट्राइक रेट है, तो पाकिस्तान को बहुत जरूरत है कि अगर ऊपर से आपको अच्छा स्टार्ट मिल जाता है। तीनों प्लेयर, मतलब ये कि अगर जैसे आज फखर ने भी रन कर दिए, तो रिजवान है, बाबर आजम, फखर, तो मैं समझता हूँ कि जो बैटिंग लाइन है हमारी, ये तो मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग नजर आ रही है। और मैं समझता हूँ कि क्योंकि देखिए हैदर अली की फॉर्म ज्यादा अच्छी है इस वक्त आसिफ अली से, तो अगर 6 पे शुरू में खिलाना है तो मुझे लगता है कि हैदर को खिलाना चाहिए इनको। बाकी तो आपके जो अभी जो एक बात मैं ये कहता हूँ कि इमाद वसीम है ना, आज उन्होंने खिलाया उसको, उसने बहुत अच्छी बॉलिंग की, 3 ओवर में शायद 6 रन दिए। लेकिन मैं एक नवाज जो है ना, नवाज वो भी आपके पास बड़ा गुड ऑलराउंडर है। हाँ, तो मतलब ये है कि और फील्डर भी ज्यादा बेहतर है इमाद वसीम से। लेकिन बहरहाल जो वहाँ का टीम मैनेजमेंट है उनका अपना फैसला है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि शादाब की भी आप वो फॉर्म नहीं है जो हम देखा करते थे। देखिए हमें जो तजिया कर रहे हैं ना, तो हमें तजिया सही करना चाहिए। तो शादाब की जो फॉर्म है ना, वो फॉर्म नहीं है, वो कारकर्दगी नहीं है, ठीक है ना। तो मैं समझता हूँ कि जो इस वक्त फॉर्म इसकी ज्यादा अच्छा है, तो अगर नवाज को अगर मौका दिया जाए तो अच्छा। बाकी आपने ये तो करना ही है कि हारिस रऊफ जितने भी रन दे आपने उसी को खिलाना है। मैं तो यही देख रहा हूँ ना, ऐसे ही हो रहा। मतलब चले अभी आगे मैचेस आएंगे ना, देखिए मैं आपको मोहम्मद वसीम जूनियर जो है ना, वेरी गुड ऑलराउंडर। बिल्कुल ठीक है। मैं आपको बताऊँ, देखिए जहाँ जहाँ आपको मौका मिले ना, आप उसको इस्तेमाल करें। बिल्कुल ठीक है। देखिए एक तो ये 140 प्लस गेंद करते हैं, दूसरा ये है कि जो डेथ बॉलिंग होती है, जो यॉर्कर्स है उस पर बड़ा उबूर है उसको। मैंने देखा है कि वो आखिर के ओवर्स ये, तो हमें जो है ना मतलब थोड़ा सा चांस लेना पड़ेगा और कॉन्फिडेंस, मतलब जरूरी नहीं है यार हम मतलब हारे। देखिए जितनी स्पीड उसकी है इतनी, और वो उससे अच्छा बैटर जो है, बैट्समैन ज्यादा अच्छा है, फिर वो फील्डर भी बहुत अच्छा है, एनर्जेटिक है। तो मैं समझता हूँ कि अगर जो है ना मतलब वो ये नहीं देखिए हम हमारी तो खैर वही सोच है ना कि जी शाहीन शाह अफरीदी खेलेंगे, हसन अली खेलेंगे और हारिस रऊफ खेलेंगे, यही मतलब हम सभी सोच रहे हैं ना। और इमाद वसीम खेलेंगे और शादाब खेलेंगे, बाकी ये 6 बैट्समैन तो मुनीर भाई ने गिनवाई दिए ऊपर के। लेकिन अगर ये इनमें से कोई अगर सही जैसे हारिस रऊफ परफॉर्म नहीं कर रहे ना, तो हमें मोहम्मद वसीम जूनियर को चांस देना चाहिए, जरूरी है। बिल्कुल ठीक है, ये इस बात से एग्री करते हैं क्योंकि ये तो सभी कह रहे हैं एक बड़ा मीडियोकर सा बॉलर है। और आई डोंट नो, मैं तो खैर मैं सच्ची बात बोलूँगा, देखने वाले भी इस बात को जानते हैं, ये बहुत एवरेज और एक बिलो एवरेज क्रिकेटर है। आप फॉर नो रीज़न उसको चढ़ाए जा रहे हैं, लगे हुए हैं उसको कि किसी तरह बॉलर साबित कर दे। ये क्या तुक है? देखने वालों ने आज परफॉर्मेंस देखी, अगर वो एक विकेट नहीं मिलती, वो कहते हैं कि डैमेज वाज डन ऑलरेडी,
वो अपना काम करके पोलार्ड चला गया और अगर वो विकेट नहीं मिलती तो आप देखें एक ओवर में अगर आप 20-20, 22-22 रन देंगे, कंसीव करेंगे तो T20 में किधर जाएंगे आप? तो क्यों आप इसके पीछे पड़े हुए, क्या इसकी वजह है? जी मेरे ख्याल है बाबर आजम की कुछ फेवरेट हैं और बिग बैश लीग वगैरह खेले हुए, तो शायद वो एक थोड़ा सा वो चल रहा है। मेहनत तो खैर वो करते हैं, लेकिन ये जो वसीम जूनियर की बात की ना, मेरे ख्याल है वक्त है कि हम वसीम जूनियर को उनसे थोड़ा सा फोकस देनी चाहिए इस वक्त। वसीम जूनियर को एक तो बॉलिंग स्पीड तो उनकी अपनी जगह, पैशनेट बहुत हैं, और जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है ना, लंबे छक्के लगा लेते हैं। बैटिंग उनकी बहुत अच्छी है। अभी तक एक आध मैच में ही हमने उनको देखा है PSL वगैरह में जहाँ पे नज़र आए, वरना उनकी बैटिंग बहुत अच्छी है। तो उनको तो बिल्कुल आपको मौका देना चाहिए। जो बैड लक हो रही है ना यासर, बैड लक ये हो रही है कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा मैच है और उससे पहले कोई मैचेज ही नहीं है कि जो पाकिस्तानी टीम कुछ अगर पहले न्यूजीलैंड से हो जाता, अफगानिस्तान से हो जाता, तो फिर टीम आपको पता चल जाता। अभी आपके पास जो नेशनल T20 का एक्सपीरियंस है, या ये जो आज मैच हुआ या जो परसों मैच है, इसी बुनियाद पर आपको टीम सेलेक्ट करनी है। अब उसमें आपसे गलती होती है या सही होता है, क्योंकि एक ही दो खिलाड़ियों का मसला आ रहा है। नवाज का बिल्कुल सही कहा इन्होंने, अब जमील भाई ने, कि नवाज बड़ा पोटेंशियल है। शुरू से कह रहे हैं ये बात, PSL के वक्त से कह रहे हैं कि वो इससे ज्यादा हैंडी हो सकता है, बट स्टिल अब आपको फॉर नो रीजन। मैं आपकी बात को बिल्कुल समझ रहा हूँ। नवाज की तो बैटिंग भी बहुत अच्छी है ना, अभी कंटिन्यू यहाँ पे कितनी 50 स्कोर की है नेशनल T20 में। बॉलिंग भी अच्छी है। थोड़ा सा बॉलिंग का एज अगर मैं समझता हूँ कि शायद उसको थोड़ा सा बॉलिंग का एज है इमाद को एज कम्पेयर टू नवाज, लेकिन बैटिंग में नवाज बहुत आगे हैं इमाद से अगर हम उसको देखते हैं। लेकिन उनका चूंकि एक्सपीरियंस ज़्यादा है, वो T20 ब्लास्ट भी खेले हैं, वो बिग बैश लीग भी खेले, कैरिबियन प्रीमियर लीग भी खेले, तो थोड़ा सा एक्सपीरियंस की वजह से मेरे ख्याल है बॉलिंग का थोड़ा सा एज की वजह से। मुनीर भाई अगर वहाँ कोई आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंसेज होती तो हम इसको याद करते। वो एक परफॉर्मेंस बिग बैश के अंदर उस हारिस रऊफ की है जिसके ऊपर आपने उसको अभी तक जो है वो टीम के अंदर मुसल्लत किया हुआ है। दूसरी तरफ आप इमाद वसीम की बात करें, बिग बैश के अंदर उसकी परफॉर्मेंस सबसे पुअर परफॉर्मेंस। मैंने कल भी एक बात कही थी कि हमारे पास देखें रिप्लेसमेंट हैं। हारिस रऊफ नहीं है तो मोहम्मद वसीम जूनियर है, इमाद नहीं है तो हमारे पास ये चांस कौन लेगा? अब मुझे ये बताएं ना, अब बिल्कुल सही है, कैप्टन के पास इतना इख्तियार है, वो चांस ले सकता है। नहीं यासिर बिल्कुल सही है। मैं आपका अगर फेवरेट यासिर हैं तो आप उनको दे दें, खिला दें आप, लेकिन अगर वो नहीं चले तो अगर इमाद को, चूंकि अभी इतने अरसे से टीम के साथ खेल रहे थे, थोड़ा सा एक्सपीरियंस है, थोड़ा सा ज्यादा जेल है एज कम्पेयर टू नवाज, तो इसकी वजह से बात हो सकती है और कोई ऐसा नहीं है। लेकिन मैं फिर भी ये मेरी अपनी जाती राय में वसीम जूनियर को थोड़ा सा इनको मौका देना चाहिए, कॉन्फिडेंस देना चाहिए कि बेटा जाओ खेलो, हम तुम्हारे साथ हैं। लेकिन वही अब सबसे बड़ा मैच है तो उसमें बहुत सोच समझ के इनको फैसला लेना होगा, क्योंकि एक प्लेयर भी अगर इधर से उधर होता है ना, उसकी वजह से अगर आप टीम हारती है, इतना बड़ा मैच है, फिर उसमें माफी नहीं मिलती यार, वो इतना बड़ा मैच है। ये आपने बिल्कुल ठीक कहा कि उसके बाद माफी नहीं है। आगे बढ़ते हैं, दीगर मैचेस की बात करते हैं। बड़े एक्साइटिंग मैचेस हो रहे हैं और आपकी बात जिससे आपने अपनी गुफ्तगू का आगाज़ किया था कि अब किसी के बारे में नहीं कहा जा सकता कि वो कमांडिंग पोजीशन में नज़र आ रही है। आयरिश बॉलर जो हैं वो एक रिकॉर्ड आज और बना गए हैं। इससे पहले लासिथ मलिंगा के पास था, राशिद खान के पास रिकॉर्ड के 4 गेंदों के पर उन्होंने 4 आउट किया, आज वो भी रिकॉर्ड बन गया। उससे पहले हमने स्कॉटलैंड के बैटर को देखा था, हम तो बैट्समैन ही कहेंगे, ठीक है, तो उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग की है। तो ये छोटी छोटी परफॉर्मेंसेस बहुत बड़ी परफॉर्मेंस आगे जो कैनवस पे आपको नज़र आएंगी, इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि ये जो अभी मैचेस चल रहे हैं ना, हम तो खैर इनको क्वालिफाइंग राउंड ही हैं जो अभी मैचेस चल रहे हैं। इसके अंदर देखिए, मुझे जो लग रहा है ना ग्रुप ए के अंदर, तो उसके अंदर मुझे लग रहा है कि श्रीलंका और ये जो क्या कहते हैं आयरलैंड है, इनके चांस मुझे जो ना लग रहे हैं, हाँ, कि ये मतलब आ जाएंगे। बांग्लादेश इस वक्त जो ना परेशानी में है। देखिए, बांग्लादेश ने अपने प्रैक्टिस मैचेस भी हारे, तो ये है इस वक्त सही मानों में परेशानी में। ओमान ने मैच जीता हुआ है, कल उसका बांग्लादेश से मैच है। अगर वो मैच जीतता है बांग्लादेश से तो बाहर हो जाएगा, बांग्लादेश तो इस वर्ल्ड कप से बाहर हो जाएगा, ठीक है ना। और अगर बांग्लादेश जीतता है तो मतलब ये कि इसके अंदर रहेगा, टूर्नामेंट के अंदर रहेगा। बाकी जो श्रीलंका, मैं समझता हूँ श्रीलंका जो है ना वो आसानी से मुझे लगता है क्वालिफाई कर लेगा। और आयरलैंड जिस अंदाज में आज खेला है, तो वहां से तो मेरे ख्याल ये क्लियर ये 2 टीमें मतलब आ जाएंगी। स्कॉटलैंड के चांस हैं, ग्रुप बी से जो है ना वो स्कॉटलैंड के चांस है कि वो आ जाएं। देखिए, स्कॉटलैंड और ये जो बांग्लादेश और ओमान, ये इनके मुकाबले जो है ना वो, क्योंकि मेरे ख्याल में आपको ना 2 रोज के अंदर जो है ना 4 मैचेस और होने हैं और काफी हद तक सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी, यानी कि इंपॉर्टेंट मैच से जाने से पहले। मैं थोड़ा सा ऐड करूं यहाँ से
कि इन 8 टीमों में जो क्वालिफाइंग राउंड्स खेल रही हैं, इसमें सबसे मजबूत टीम हमें बांग्लादेश की लगती थी। जी, और अब बांग्लादेश की पोजीशन ये है कि पता नहीं वो नंबर 2 भी हो सकेंगे या नहीं। तो कल का जो ओमान से मैच है उनके लिए तो फाइनल की तरह है, वो तो जान लड़ाएंगे। लेकिन महमूद अली ने एक बात कही थी कि हमारी बैटिंग कंसर्न है, इनके पास कोई, अब देखिए जो प्लेयर है वो थोड़े पुराने हैं, उनके पास कोई नया ऐसा यूनिक बैट्समैन नहीं आया जो बड़ा हार्ड हिटर हो, या वो वही महमूदुल्लाह, वही शकीबुल हसन, वही मुशफिकुर रहीम, वही मुस्तफिजुर रहमान, वही महमूद, यही उनके पास लिटन दास, यही उनके पास प्लेयर चल रहे हैं। अब इनको चलना पड़ेगा। अब ओमान में मसला ये है कि ओमान की टीम में कल भी मैंने कहा था कि उसमें पाकिस्तानी और इंडियन इसी रीजन के प्लेयर हैं। अब अगर वो खेल जाते हैं और कुछ बड़ा अपसेट हो जाता है, चांसेस बहरहाल नहीं है ऐसा, लेकिन अगर वो तो कुछ भी कर सकते हैं। इनको देखे ना, उनके लिए तो कुछ भी नहीं है हारना, वो तो उनके ऊपर तो प्रेशर है ही नहीं ना, प्रेशर तो सारा होगा बांग्लादेश पे। तो बांग्लादेश की टीम को कल बहुत संभल के और बहुत से खेलना होगा। लेकिन अगर बांग्लादेश जीत भी गई तो शायद पाकिस्तान ग्रुप में नहीं आएगी, अगर वो नंबर 2 पोजीशन होगी वो इंग्लैंड वाले ग्रुप में चली जाएगी। अब अगर खेलती है, जीतती है तो यहाँ तो शुरू से क्वालिफाइंग राउंड से ही जो है वो ऐसी चीजें शुरू हो गई हैं। और नीदरलैंड और श्रीलंका का जो मैच है वो डिसाइड करेंगे नंबर 2 कौन होता है। नीदरलैंड जो है आज तो उनके वो आउट कर दिए आयरलैंड के जो कटिस हैं, कटिस हेम्पर्स कुछ नाम है, जिन्होंने हैट्रिक बनाई पहली आयरलैंड की जानिब से। तो बहरहाल मैचेस अच्छे हो रहे हैं। अब कल जैसा बताया उन्होंने कि उनका मैच है बांग्लादेश और ओमान का, तो बस कल तो फिर जी। अब लास्टली लेट्स टॉक अबाउट बिग 3, उनकी भी बात करनी चाहिए। न्यूजीलैंड हो गए, ऑस्ट्रेलिया हो गए, इंग्लैंड हो गए, बड़ी टीम है, जायंट्स हैं। स्टार्ट कैसे देखा? ऑस्ट्रेलिया ने तो बड़ा कन्विंसिंगली अपना जो स्टार्ट किया, देन न्यूजीलैंड लाइमलाइट में इस दफा ज्यादा है। स्टार्ट को न्यूजीलैंड मतलब देखिए जो टीमें हार गई ना जी, हम मतलब उनको किसी तरह से भी इग्नोर नहीं कर सकते। जाहिर सी बात, अभी तो शुरू हुआ, मतलब अभी तो प्रैक्टिस मैच है, लेकिन और बड़ा क्लोज मैच हुआ है। जो आज जो मैचेस हुए हैं कि पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज को हरा दिया, अच्छा साउथ अफ्रीका ने अफगानिस्तान को हरा दिया, इंडिया ने इंग्लैंड को हरा दिया, ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड को हरा दिया, श्रीलंका ने उसको हराया। तो ये जो मतलब जो हुए हैं ना मैचेस, अब जाहिर है अभी एक मैच और इनका बाकी है। उसके बाद जो है 22 तारीख को ये जो क्वालिफाइंग राउंड है ये खत्म हो जाएंगे। 23 से जो है फिर बाकायदा जो वर्ल्ड कप जो है ना वो स्टार्ट हो जाएगा। और फिर हम समझते हैं कि 14 अगस्त तक का सबको 14 नवंबर का सबको इंतजार रहेगा जिस दिन इसका फाइनल खेला जाएगा। लेकिन मैं समझता हूँ कि बहुत जबरदस्त जिसे कहते हैं ना मैचेस आपको देखने को मिलेंगे। और जिमी भाई, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपका भाई, आपका बहुत शुक्रिया कि आज आपने प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर शिरकत की और बात हुई आज के मैचेस के हवाले से। बड़े ज़बरदस्त मैचेस हुए हैं, स्टार्ट बड़ा ज़बरदस्त हुआ है और ख़ासतौर पे पाकिस्तान की परफॉर्मेंस जो है वो बड़ी ज़बरदस्त रही है, ये एक बड़ी अच्छी बात है। लेकिन देखना ये है कि आने वाला जो मैच है अगेंस्ट इंडिया, क्योंकि असल मैच है, उसमें क्या टीम खिलाई जाती है और किस तरह परफॉर्म करते हैं। बहरहाल ये डिस्कशन हमारी जारी रहेगी यहाँ पर, क्योंकि आपसे इजाज़त लेनी होगी। लेकिन कल इंशाल्लाह इसी प्रोग्राम में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मोहम्मद यासिर को और हमारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।